जय हिंद, जय भारत। साथियों साथियों अभी चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया। तो लोगों ने कहा सर आप अपनी राय तो देते नहीं है, राय तो दीजिए, ये तो पॉलिटिकल मुद्दे हैं ना, इन पर तो आपकी राय आनी चाहिए। मैंने पहले भी जो वीडियो बनाई उसमें भी मैंने कहा था कि मैं जनरली करंट अफेयर पर बात नहीं करता हूं, लेकिन अब करूंगा। अब मैंने तय किया है कि हर दिन या हर 2 दिन या 3 दिन में जो भी पॉलिटिकल मुद्दे होंगे उन पर मैं अपनी राय रखा करूंगा, ताकि नए राजनेताओं को सीखने में मदद मिले, और जो पुराने राजनेता हैं वो क्या गलतियां कर रहे हैं उससे भी उन्हें थोड़ा सीखने में आसानी। और इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होने वाला है, ऐसी घटनाएं जिनका राजनीतिक असर होता है उन पर मैं राय जरूर रखा करूंगा। जैसे अभी इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफा दे दिया। वैसे तो इलेक्शन कमीशन का स्ट्रक्चर ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, उसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। अगर इलेक्शन कमिश्नर अकेले भी निर्णय लेना चाहें, क्योंकि चंद्रशेखर जी की सरकार से पहले इलेक्शन कमिश्नर ही हुआ करते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, उनके असिस्टेंट 2 नहीं होते थे, 2 जो उनको डिप्टी बोला जाता है वो नहीं हुआ करते थे, और बाद में वो प्रॉपर्टी शुरू हुई। लेकिन अगर उनमें से एक आध कोई रिजाइन कर देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर वो दोनों मिलकर के काम कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जैसी सिचुएशन आ गई है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेले रह गए हैं। उनके जो 2 डिप्टी हुआ करते थे जिनको इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता था, एक ने फरवरी में रिजाइन कर दिया और गोयल साहब ने तो अभी इसी महीने रिजाइन कर दिया। अब क्या हो गया, अब अकेले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह गए हैं। ऐसा नहीं है वो अकेले में काम करने के लिए, उनके नीचे मेंबर्स होते हैं। इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन एक बड़ा बॉडी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं। काम हो जाएगा। कई लोग कह रहे हैं कि क्या चुनाव डिले हो सकता है इससे कि नहीं, उस पर भी मैं बात करूंगा। और इससे क्या क्या राजनीतिक मतलब नुकसान होने वाला है, या इसके पीछे की राजनीति अब क्या होगा, इसके राजनीतिक मायने क्या होंगे, उस पर भी बात करने वाला हूं। जैसा मैंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, ये लोग मिलकर के, दोनों इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिलकर के निर्णय लेते थे। और अगर कभी किसी निर्णय पर डाउट हो या निर्णय में कंफ्यूजन है, तो दो एक के उससे आ सकता था फैसला के जिस तरफ 2 लोग होंगे वो फैसला मान्य हो जाएगा। अगर कोई भी निर्णय लेना है, मान लीजिए किसी पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बनता है कि नहीं बनता है, तो तीनों की एक राय है तो ठीक है। अगर तीनों में से 2 की भी राय तो मान ली जाएगी, और अगर 2 की है नहीं है तो फिर वो राय नहीं मानी जाएगी। लेकिन अब क्या हो गया, अब मान लीजिए कोई मामला ऐसा आता है जहां इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको डिसीजन लेना हो, तो ऐसे समय में केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही उपलब्ध है और वही अपने विवेक से फैसला ले सकते हैं। और वो विपक्ष के लोग कह रहे हैं सत्ता पक्ष के खास है, वो तो जो भी सत्ता पक्ष का व्यक्ति होता है वो अपने हिसाब से अपनी पसंद से अपॉइंट करता है। वैसे उनकी अपॉइंटमेंट के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसमें चीफ मतलब जो सुप्रीम कोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वो होने चाहिए, और हमारा प्रधानमंत्री होने चाहिए और लीडर ऑफ अपोजिशन होने चाहिए। ये 3 लोग मिलकर के, और तीनों करेंगे तो न्यूट्रल व्यक्ति आ जाएगा। लेकिन इसको भी पार्लियामेंट में नया कानून लाकर नरेंद्र मोदी जी ने बदल दिया। अब तय किया गया कि एक नरेंद्र मोदी जी यानी देश के प्रधानमंत्री होंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और एक प्रधानमंत्री द्वारा अपॉइंट कोई भी मिनिस्टर होंगे, लॉ मिनिस्टर हो सकते हैं, कोई और मिनिस्टर हो सकते हैं, वो होंगे। तो इस तरह से अब मेजोरिटी में तो सरकार के लोग हो गए, तो अब कैसे न्यूट्रल रह पाएगा। और ये बदलाव क्यों करना पड़ा, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उसमें रख लिया जाए, लीडर ऑफ अपोजिशन को रख लिया जाए और प्राइम मिनिस्टर को रख लिया जाए, तो एक न्यूट्रल बॉडी बन तो गई थी। इससे भी सरकार के ऊपर एक बड़ा गलत मैसेज गया नरेंद्र मोदी जी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से, कि वो नहीं चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रहे, वो नहीं चाहते हैं कि न्यूट्रल व्यक्ति आकर के इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। इस तरह का डेंट उनकी इमेज पर तब भी पड़ा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वो काम किया, सदन में जाकर के कानून बनाया, और कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस को हटा दिया उसमें से, कोई बात नहीं था। अब क्या हो गया, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो है लेकिन दोनों डिप्टी नहीं है। सुनने में आ रहा है कि 14-15 तारीख से आचार संहिता भी लगनी है। आचार संहिता लगने से पहले पहले इनका अपॉइंटमेंट होना जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर आचार संहिता लग गई तो उसके बाद अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। अब या तो सरकार 4-5 दिन जो बचे हुए हैं, आज 11 तारीख हो गई है, 3-4 दिन के अंदर अंदर सरकार फैसला ले और दोनों डिप्टी जो चाहिए इलेक्शन कमिश्नर उनका अपॉइंटमेंट कर दे। और अगर नहीं करती है तो अकेले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते ही इलेक्शन होंगे देश में। जो लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आगे टल सकते हैं, संभावना बहुत कम है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर के इतना भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो नहीं है कि इलेक्शन कमिश्नर नहीं होगा तो चुनाव नहीं हो सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही काफी है। लेकिन हाँ, जहां तक बात है किसी मुद्दे पर राय की, उन्हें किसी से राय लेनी हो तो उनके डिप्टी होना चाहिए, या
कहीं पर कोई ऐसा विषय आ जाए जिस पर दूसरों की सहमति जरूरी है या सहमति असहमति जरूरी है, तो अब असहमति करने वाला कोई नहीं है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर ज्यादा बर्डन होगा और उन्हें अपने विवेक से फैसला लेना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो बन रहा है, लेकिन इसमें चुनाव डिले होने वाला कि चुनाव आगे बढ़ जाएंगे, बढ़ सकते हैं, क्योंकि 6 महीने के लिए इलेक्शन को आगे पोस्टपोन किया जा सकता है और इसके लिए कोई ज्यादा बड़ी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। संसद में भी किया जा सकता है और इलेक्शन कमीशन को भी ये पावर होती है कि वो 6 महीने आगे बढ़ा सकता है, चुनाव को 6 महीने का समय दे सकता है कि टेम्परेरी गवर्नमेंट चलता रहेगा। लेकिन मुझे अभी लग नहीं रहा कि इतना बड़ा डिसीजन होने वाला है कि चुनाव आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बना है, इलेक्शन कमिश्नर दोनों का जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो गोयल साहब गए तो नरेंद्र मोदी जी स्पेशली लेकर के आए थे, इनके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इनकी नियुक्ति जो है बहुत गलत तरीके से की गई है और वो केस भी शायद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उसका भी शायद निर्णय आना था। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं क्योंकि उसका निर्णय सरकार के विरोध में आने वाला है, इनका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाता है या इनके ऊपर गाज गिर सकती थी, इससे पहले कि कुछ ऐसा होता उनको हटा दिया गया। या कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको चुनाव लड़वाना है, लुधियाना से वो पंजाब से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो हो सकता है उन्हें चुनाव लड़वाना हो। लेकिन चुनाव लड़वाने के लिए अचानक ऐसा कर देना, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति को लेकर के आना, उसको इलेक्शन कमिश्नर बनाना, और सबसे बड़ी बात है इनके इलेक्शन कमिश्नर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने की संभावना बहुत ज्यादा थी। 2027 तक उनका कार्यकाल था और उनकी पूरी पूरी संभावना थी कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते थे। तो बिना किसी रीजन के कई यूट्यूब चैनल वाले, कई दूसरे मीडिया वाले भी बोल रहे हैं कि बंगाल की चुनाव की डेट को लेकर के कुछ मतभेद हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन में और इस कारण उन्होंने छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा निर्णय कोई इतनी छोटी सी बात पर लेगा। डेट का आगे पीछे करना या डेट को एडजस्ट ना कर पाना या डेट में सहमति ना होना, ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस आधार पर ऐसा निर्णय लिया गया होगा। निर्णय तो लिया गया है तो कोई पीछे बहुत बड़ा कारण होगा, अभी पता नहीं चल रहा, समय के बाद शायद बाद में आए, या गोयल साहब भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और वो बता दें तो शायद ये सारी जितनी भी क्यास लगाए जा रहे हैं, जितनी भी नेगेटिव र्यूमर चल रहे हैं, जितने भी सरकार के खिलाफ या सरकार के पक्ष की बातें चल रही हैं, शायद उन पर विराम लग जाए।